हेलो बाबू लोग, आज है क्रैश कोर्स का 8वां दिन और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के ऊपर, है ना। जिनमें से पहला टॉपिक है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद बायोट-सावर्त लॉ और इसके बाद बायोट-सावर्त लॉ का 2 एप्लीकेशन। टोटल 3 एप्लीकेशन है बायोट-सावर्त लॉ में। इस वीडियो में हम 2 एप्लीकेशन करेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुनेगा बाबू, देखो क्या है ना, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। का है, सुनियो। हाँ देखो, ये जो चैप्टर दिख रहा है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात होता है और दूसरा पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात होता है। अब सवाल भी जो है ना, झारखंड बोर्ड वाला कुछ इस प्रकार से ही पूछता है कि एक साल जो है वो फोर्स से पूछ लेता है सवाल और एक साल जो है वो फील्ड से पूछ लेता है सवाल। और सवाल भी कितना में आता है, तो 5 मार्क्स में आता है बाबू, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स पर। ज़्यादातर सवाल जो इस चैप्टर से आता है वो 5 मार्क्स में ही आता है ना। तो पिछला साल मतलब 2025 में क्या हुआ कि इस चैप्टर से आया सवाल फोर्स से रिलेटेड। तो अब की बार बारी कौन है, फील्ड से रिलेटेड आने का। और फील्ड से आएगा रिलेटेड तो कहाँ से आएगा, बोलेगा सर एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ एंड बायोट-सावर्त लॉ से ही आता है। सवाल कैसे पूछता थोड़ा सुन लो। बोले क्या, व्हाट इज बायोट-सावर्त लॉ या डिफाइन बायोट-सावर्त लॉ। उसके बाद बोलता है बाबू कोई एक एप्लीकेशन दे देता है और 5 नंबर का सवाल बना देता है। तो कुल मिला के अगर आप चाहते हैं ना कि 5 नंबर जो है एकदम अपना बना ले, तो ये वीडियो को थोड़ा अपना बना ले 1 घंटा के लिए, है ना। चले फिर, चलो बहुत कुछ हो गया ना इधर। अब हम लोग बात करते हैं, सीधा आते हैं मुद्दा पे, है ना। पहला टॉपिक अपना जो है कौन है बताना, बोलेगा सर ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है। सुनियो, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ना बाबू तुमको लिखने नहीं आएगा कि कैसे कैसे वो किया, क्या पाया, इतना डिटेल नहीं आता है। तो फिर क्या आता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से, बोलेगा सुनेगा क्या आता है। पहले हम इसको बताते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट होता क्या है, फिर बताएंगे तुमको कि आता इससे क्या है क्वेश्चन। देखियो, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंटली, ध्यान से, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है ना बाबू, वो एक्सपेरिमेंटली हमें बतलाया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, ध्यान से एकदम, हाँ, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर अपने राउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सुना बाबू क्या बोले, जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसी बात को एक्सपेरिमेंटली जो एक्सपेरिमेंट हमें बतलाया, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, बोलेगा सर ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब एग्जाम में ना यही आता है, क्या आता है, बोलेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है हमको बतलाया है कि कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब जवाब क्या देंगे, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, बस। और ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है। आया बात समझ में। आगे बढ़ते हम लोग बायोट-सावर्त लॉ के तरफ। तो जो बायोट-सावर्त लॉ है ना बाबू, बायोट-सावर्त लॉ है ना, वो 2 साइंटिस्ट असलियत में यहाँ पे, एक बायोट और दूसरा क्या सावर्त। उन्होंने एक लॉ दिया, दैट लॉ इज कॉल्ड बायोट-सावर्त लॉ। अब बायोट-सावर्त लॉ क्या बोलते हैं ये सुनना। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कहाँ से पता चला, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सुनेगा। क्या बोले हम, कोई भी कंडक्टर है, ओके सर, इसमें करंट जा रहा है, ओके गया सर, तो अपने अराउंड क्या बनाएगा, बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हाँ सर, अपने अराउंड क्या बनाएगा बाबू बताना, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इसके बारे में कौन बतलाया, बायोट-सावर्त लॉ बताया। अगर हम आपसे पूछे कि थोड़ा अंग्रेजी में बताइए सर बायोट-सावर्त लॉ क्या दिया, तो सिंपल सी बात क्या है, इट गिव्स
क्या दिया बाबू? बोलेगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, किसके कारण? ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंपल सी बात है सर, ड्यू टू करंट, CURRENT, करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर के कारण। अब सवाल है इन्होंने क्या दिया सर, क्या बतलाया, जरा इसके बारे में भी बतलाइए। तो सबसे पहले कंडक्टर ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एक कंडक्टर ले लेना है, ले लिए है ना। कैसा कंडक्टर लेना है बाबू? तो बोला करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो इसमें करंट हम दे दिए, कितना करंट दे दिए बताओ? I। ये क्या है? बोलेगा सर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके, ये क्या करेगा? अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा मुन्ना? अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कितना? यही तो ये बतला रहे हैं हम। बोले क्या? ये है पॉइंट P, है ना। हम बायोट-सावर्ट लॉ से पूछे, जरा बताइए, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो इसके कारण, इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बतलाइए हमको। तो बायोट-सावर्ट लॉ बोले देखो इतना क्षमता नहीं है मेरे पास कि पूरा कंडक्टर के कारण हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे सके, बतला सके। फिर से सुनिएगा, हाँ एकदम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू। कोई भी एप्लीकेशन करिएगा ना आप, ये जो बात हम बोले वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बोले बाबू? वापस से सुनना। हाँ, हमने बायोट-सावर्ट लॉ से पूछा, ये लीजिए आपको हम एक कंडक्टर दे देते हैं। हाँ सर, कैसा कंडक्टर? करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर के कारण आप हमको ये बतलाइए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बायोट-सावर्ट लॉ बोले कि देखो बाबू, पूरा कंडक्टर के कारण तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे नहीं पाएंगे, हैं? हम बोले तो जो ठीक है, पूरा के कारण नहीं दे पाइएगा, तो आप क्या दे पाइएगा बताइए हमको। तो बोले क्या कि इस कंडक्टर का छोटा सा भाग, इस कंडक्टर का छोटा सा भाग ले लीजिए, ले लेते हैं। इस कंडक्टर का छोटा सा भाग ले लिए क्या हम? DL। बोला क्या ना बाबू, इस DL के कारण हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं। अब DL का कुछ नाम है बाबू, जरा हम यहाँ लिखते हैं। DL क्या है? बोलेंगे सर स्मॉल लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, स्मॉल लेंथ ऑफ करंट, ELEMENT, है ना। कुल मिला के सर छोटा सा भाग है इस कंडक्टर का, है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओके सर, किधर की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ। क्लियर है? इस पार्ट के कारण हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं। बोले ओके सर, दीजिए कितना है। वो फिर वो क्या बोले कि ये जो दूरी है ना, कौन सा दूरी बाबू? ये जो दूरी है, अगर ये दूरी R है, DL से ये वाला दूरी को हम क्या बोले? R, जिसको वो नाम दिए, R को क्या नाम दिए बाबू? बोलेगा R जो है अपना, ओहो, ये जो R है अपना, हाँ R जो है अपना, R वो क्या है? बोलेंगे सर इसे हम बोले पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है मुन्ना, इसलिए इतना प्यार से हम डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, R क्या है हमारा? बोलेंगे सर पोजीशन वेक्टर है। ओके सर, अब ये जो पोजीशन वेक्टर दिख रहा है अपने को, ये जो पोजीशन वेक्टर दिखा अपने को, और ये करंट एलिमेंट है ना, ये डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये करंट एलिमेंट और ये क्या अपना? बोलेगा सर पोजीशन वेक्टर, ये करंट एलिमेंट, ये पोजीशन वेक्टर, ये करंट एलिमेंट, ये पोजीशन वेक्टर, और इसके बीच का एंगल को वो थीटा ले लिए। क्या ले लिए बाबू? इसके बीच का एंगल को वो थीटा ले लिए, ले लिए। इसके बाद वो बोले कि इस छोटा सा लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना पॉइंट P पर, वो कितना होगा? बोले छोटा सा लेंथ के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से दिखाते हैं, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाएंगे?
बोले वो डीबी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बाबू बताना? डीबी से। तो ये हो गया डीबी, और डीबी इक्वल टू क्या दिए वो ध्यान से देखिएगा, पहले हम वैल्यू ही लिख देते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं, फिर डिस्कशन में लेंगे, वो ज़्यादा आराम होगा। हाँ, डीबी इक्वल टू बताए वो बोलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। सुनेगा बाबू, हाँ पहले हम फॉर्मूला ही लिख दिए। क्यों लिख दिए? यहाँ से समझना ज़्यादा आसान लगता है, इसीलिए हम क्या बोले, इस छोटा सा पार्ट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? थोड़ा सा होगा, और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं डीबी, पूरा मैग्नेटिक फील्ड को बी, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को डीबी। तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? बोलेगा सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि कांस्टेंट है, इंटू क्या? आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। वापस से डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको किसी भी हालत में याद होना ही चाहिए। एक बार मेरे साथ आप बोलिएगा अगर वीडियो को देख रहे हैं तो, है ना? क्या बोले हम? डीबी इक्वल टू क्या बाबू? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू उसके बाद क्या? आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। ओके सर, अब आते हैं पूरा लॉ पे इन्होंने क्या क्या बोला। हाँ, अगर आपको लिखने के लिए आ गया लॉ तो कैसे लिखेंगे? बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट एलिमेंट के कारण वो कितना होगा? बोलेंगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? दूसरा बात इन्होंने क्या बोला कि dB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl होगा। ये लेंथ जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना बड़ा होगा। फिर क्या बोले? dB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बाबू? बोलेगा सर साइन थीटा होता है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है रे मुन्ना? बोलेगा सर थीटा जो है ना ये करंट एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल को क्या बोले हम? थीटा बोले। ओके सर, और dB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? दूरी का स्क्वायर का। दूरी का स्क्वायर मतलब सर जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये डीएल से पॉइंट पी तक का जो दूरी है उसे हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आर बोलते हैं। तो ये चार बात पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? कौन कौन जरा देख लेते हैं बढ़िया से, कौन कौन पे डिपेंड कर रहा है बाबू? तो पहली बात क्या बोला वो कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो? आई। दूसरा बात में dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा बात dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा में dB डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना बाबू? आर का स्क्वायर। सारे इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, सारे इक्वेशन को हम क्या करेंगे बाबू? कंबाइन करेंगे, तो क्या पाएंगे? बोलेंगे सर ये पाएंगे dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? आई। ओके, उसके बाद dl, हाँ सर, आई dl साइन थीटा बाई क्या बोलो? आर का स्क्वायर। ये पाएंगे। अब सुनियो, ये साइन को हटाएंगे तो क्या डालेंगे? बोलेगा सर कांस्टेंट डालेंगे। कौन सी बड़ी बात है ये? तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बोलेगा सर यहाँ आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ, आई dl साइन थीटा बाई क्या बोलो? आर का स्क्वायर। जहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है ना बाबू, वो कितना होता है रे? बोलेगा 10 का पावर माइनस 7 होता है। क्या बोले? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है? 10 का पावर माइनस 7 होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना? यूनिट इसका है। ओके, म्यू नॉट क्या है सर? म्यू नॉट को बोलते हैं पर, ध्यान से देखेगा, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? पर मिया बिलिटी, BILITY, मियाबिलिटी ऑफ, चूंकि यहाँ म्यू नॉट लगा हुआ है तो बोलेंगे परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका अगर हम वैल्यू की बात करें तो कितना होगा? देखना यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना है बाबू? 10 का पावर माइनस 7 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7, है ना? यूनिट क्या? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? तो कुल मिला के यही था अपना बायोट सावर्ट लॉ, है ना? देखियो क्या है पूरा का पूरा बात बायोट सावर्ट लॉ जी। यहाँ देखो बायोट सावर्ट लॉ क्या दिखता है हमको। तो बोलेगा क्या? एक बार हम वापस इसको रिवाइज में लेते हैं।
हाँ देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं बाबू इसको हम। हाँ देखना क्या बोले, बायोट-सावर्त लॉ क्या बोला, अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो अपने अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो कितना बनाएगा, इसके बारे में कौन बोला, बोलेगा सर बायोट-सावर्त लॉ। क्या बोले, अगर इसमें करंट है आई, छोटा सा लेंथ लीजिए पहले, क्या बोलिए डी एल, ध्यान से देखिएगा, हाँ ध्यान से क्या क्या बोले हम, क्या बोले कंडक्टर में पहले आप छोटा सा लेंथ लीजिए, कितना लीजिए लेंथ, डीएल ले लिए, ये है पॉइंट पी जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और ये दूरी को आप क्या बोलेंगे आर, ये एंगल को क्या बोलेंगे थीटा। एक बार वापस से लीजिए, लगता है यहाँ बहुत आसान है, जो भी एप्लीकेशन आएगा इसमें लेना पड़ेगा। कंडक्टर है, ओके सर, इसमें करंट कितना है बाबू आई, छोटा सा लेंथ सर डीएल, ये है पॉइंट पी, ये एंगल कितना बोलो थीटा, हो गया। उसके बाद छोटा सा लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा डीबी इक्वल टू कितना बाबू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय कितना बोलो आर का स्क्वायर, याद रखेगा इसको, है ना। क्या बोले हम, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग करेंगे एप्लीकेशन नंबर 1 बायोट-सावर्त लॉ का। क्या है जी एप्लीकेशन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट देयर सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको सर्कुलर लूप के कारण, कहां पर, उसके सेंटर में। सुनिएगा एकदम ध्यान से, हाँ देखिए कोई भी सवाल ना बाबू, हम बार बार यही कहते हैं, कोई भी डेरिवेशन हो आप उसके बारे में अगर बेसिक बात को एकदम जानते हैं तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखिए एक बार और यही बात को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। हाँ देखो क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर, ओके, किसके कारण, सर्कुलर लूप के कारण, कहां पर, उसके सेंटर में। तो क्या क्या बात हमें बता दिया, वो बोला क्या, सबसे पहली बात कि सर आप एक सर्कुलर लूप ले लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लिए जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बाबू, बोलेंगे सर आई, ओके सर। इस लूप का रेडियस कितना है, ए, लूप का रेडियस कितना है ए, ओके। करना क्या है, बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करना क्या है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसका एप्लीकेशन है, बायोट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन है। अरे हाँ कि ना, किसका एप्लीकेशन है बताना, बोलेगा सर बायोट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन है। अब जरा आते हैं बायोट-सावर्त लॉ के ऊपर, बताना बायोट-सावर्त लॉ क्या क्या बात बोले थे। बोले थे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यस सर, आई जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। ये भी वही बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैच कराते जाइएगा। हाँ सबसे पहली बात ये जो किए वो क्या किए, बोले ये स्मॉल लेंथ लिए, कितना बोलो डीएल। अब अगर ये स्मॉल लेंथ लिए हैं तो तू कौन खेत का मूल्य है, तुझे भी लेना पड़ेगा ना स्मॉल लेंथ। तो तू भी क्या कर, एक छोटा सा लेंथ ले, यहाँ पर छोटा सा लेंथ लिए इस कंडक्टर का, कितना लेंथ लिए बाबू, डीएल ले लिए, ओके सर। अब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे एक लाइन खींचिए डीएल से। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर एट देयर सेंटर। सेंटर बोले तो यहां पर है ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे चाहिए वहां तक का दूरी देखिए क्या है, तो बोलेगा सर ये दूरी हुआ यहां से यहां तक, है ना जी, डीएल से यहां तक का दूरी। इसको हम दिखाते क्या चीज से थे, आर से। तो हम इसको भी क्या चीज से दिखाएंगे, आर से। और आर का क्या होगा, बोलेगा सर वेक्टर होता है, तो यहां दिखा दिए हम आर वेक्टर से, ओके। और सर ये जो एंगल होता है, ये एंगल ये डीएल और ये आर, ये डीएल और ये आर, इसके बीच का एंगल को वो उन्होंने क्या दिखाया, थीटा से। तो ये हो गया अपना डीएल, सॉरी ये हो गया डीएल, ये हो गया डीएल, और ये क्या है अपना बताना बाबू, आर। तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, बोलेंगे सर थीटा होगा। उसके बाद सर इस डीएल के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड हाँ ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, करंट एलिमेंट या स्मॉल एलिमेंट कितना बताना, डीएल एट पॉइंट ओ,
ओ पर, ओ मतलब इस पर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बोलेगा जितना इसके कारण यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या बताए थे बाबू कि डीबी जो होगा, डीबी जो होगा वो कितना होगा, बोलेंगे डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई क्या बोलो आर का स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया सर। अगला स्टेप, अगला स्टेप को भी प्यार से सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, डीबी से अगर आपको बी चाहिए, डीबी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा पार्ट है कि नहीं। अब डीबी से अगर आपको बी चाहिए, पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आप क्या करेंगे, बोलेगा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। आया बात, फिर से बोल रहे हैं। डीबी का मतलब सर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, डीएल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, पूरा कंडक्टर के कारण तो नहीं है ना। तो अगर आपको पूरा कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, डांस थोड़ा ना करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट करेंगे, है ना जी। बहुत बढ़िया सर, करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करते हैं पहले ये बताओ, बोले कि सर जितना भी कांस्टेंट टर्म है ना उसको सबसे पहले बाहर कर दीजिए। क्या बोले, जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर दीजिए आप, सबसे पहले बाहर कर दीजिए। तो देखना होगा कि कौन कौन इनमें से कांस्टेंट है और कौन कौन वेरिएबल है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, कौन कौन कांस्टेंट है, कौन कौन वेरिएबल है। ठीक है, एकदम प्यार से बाबू, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम अच्छा से सीखो, ऐसा सीखो कि दोबारा सीखना नहीं पड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा कोई कंडक्टर है सर, बहुत बढ़िया सर। ये कोई कंडक्टर नहीं, सर्कुलर लूप है ना। ये सेंटर ओ है ना बाबू, और ये छोटा सा लेंथ हम क्या लिए, डीएल। इस डीएल का डायरेक्शन कैसा होगा, तुम बोलेगा सर ऐसा होगा इस डीएल का डायरेक्शन। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन ऐसा हो गया। मान लीजिए कि छोटा सा लेंथ हम यहाँ पे ले लेते तो क्या होता, डीएल का डायरेक्शन हमारा ऐसा होता है कि नहीं बाबू। छोटा सा लेंथ अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे आता। बहुत बढ़िया सर। अगला बात देखिएगा, अभी यूज करेंगे हम, तो बताना डीबी बराबर ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई तो कांस्टेंट है, डीएल हमारा वेरिएबल है, इनटू साइन थीटा। थीटा किसे किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट एलिमेंट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बाबू, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, डेट इज पोजीशन वेक्टर। ये बताओ टेंजेंट से रेडियस, टेंजेंट से रेडियस कितना एंगल बनाएगा, बोलेंगे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा सर। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, बोलेंगे सर थीटा हो जाएगा हमारा 90, तो ये हो गया साइन 90 बाई क्या। अब सोचो ये दूरी या ये दूरी, सेंटर से यहाँ तक का दूरी है क्या, रेडियस है। रेडियस है तो जहाँ पे आर है हम वहाँ क्या लिख सकते हैं बताना बाबू, वहाँ पे हम लिखेंगे सर ए। क्या लिखेंगे बताओ, ए। तो ए का क्या हो गया ये स्क्वायर, चूंकि आर का स्क्वायर था। अब बताना साइन 90 का वैल्यू बताओ रे बाबू, जल्दी से कमेंट करिएगा फटाक से। साइन 90 इक्वल टू कितना, 1। ओके सर, आगे सॉल्व करते हैं हम। तो dB बराबर क्या दिखेगा आपको, बोलेगा सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 का वैल्यू 1 बाई क्या बोलो ए का स्क्वायर। अब देख इसमें कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। बोलेगा सर सब कुछ कांस्टेंट है, बस एक ठो बात है जो वेरिएबल है, वो क्या है अपना dl, बस यही वेरिएबल है, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, TOTL टोटल मैग्नेटिक फील्ड, MAGNETIC मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, ड्यू टू क्या बाबू, ड्यू टू लूप। टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको किसके कारण, लूप के कारण, ड्यू टू लूप। हाँ, कहाँ पर, एट सेंटर। तो क्या करना होगा, बोलेंगे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
dl बाई क्या बाबू, a का स्क्वायर। इक्वेशन को क्या करना होगा बाबू, बोलेगा सर इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो कर दीजिए कांस्टेंट को बाहर। कौन कौन कांस्टेंट है अभी अभी हम आपको बताए थे, बताना कौन कौन है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके सर, आई बाई ए का स्क्वायर तो कांस्टेंट है। बचा कौन से वेरिएबल, डीएल। अब डीएल के बारे में जरा सोचिएगा, है ना, एकदम अच्छे से। ये डीएल है क्या, देखिए यहाँ पे डीएल का मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लूप। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। जब ये छोटा छोटा सा लेंथ को जोड़ेंगे तो कंडक्टर का पूरा लेंथ आएगा, लूप का पूरा लेंथ आएगा, और पूरा लेंथ का मतलब सरकमफेरेंस। तो लिमिट अगर आपको डालना होगा तो लिमिट आप क्या डालेंगे, बोलेंगे सर 0 से लेकर के 2 पाई ए डाल देंगे। ओके सर, डीबी का इंटीग्रेशन बाबू बी बराबर क्या हो जाएगा इधर बताना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए का स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई ए। ओके, अब सर लिमिट डालिए। लिमिट कैसे डालते हैं, बोलेगा पहले अपर लिमिट और फिर जो है लोअर लिमिट, बीच में साइन माइनस का। तो 2 पाई ए माइनस 0, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो b बराबर क्या नजर आएगा बाबू, बोलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए का स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। अब देख तो कोई ना कोई से कोई तो कटेगा सर। देखो a से a गया मौसी घर, एक ठो a बच गया है, और पाई से पाई गया तुम्हारा नानी घर, और 2 से 2 गया तुम्हारा पता नहीं किसके घर, 4 गया 2 बच गया। रिजल्ट क्या दिया सर ये, बोलेगा सर म्यू नॉट आई बाई 2a। रिजल्ट क्या आया बाबू, म्यू नॉट आई बाई 2a। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये आया। क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो आता है, मैग्नेटिक फील्ड जो आता है किसके कारण, किसी सर्कुलर लूप के कारण, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट देयर सेंटर जो आता है वो कितना आता है, बोलेगा b इक्वल टू सर म्यू नॉट आई बाई 2a आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। आया समझ में, चल फिर ठीक है, अगला एप्लीकेशन किया जाए क्या। चल फिर आगे बढ़ते हैं और अपना अगला एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम लोग अगला एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना जी। क्या बोल रहा है बताना, अपने पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपने पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस कंडक्टर के कारण इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर बतलाना है इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सुना जी क्या बोले हम, क्या बोले, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके सर। इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी में आपको बतलाना है कि इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आया बात समझ में। किसका एप्लीकेशन है जरा बताना, बायोट-सावर्त लॉ का। तो बायोट-सावर्त लॉ क्या क्या बोला था जरा याद करना। बोला था ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट है आई, ओके सर, ये है पॉइंट पी, ओके, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करेंगे, बायोट-सावर्त लॉ ने क्या किया था, सबसे पहले एक स्मॉल लेंथ लिया था। तो छोटा सा लेंथ लेंगे हम लोग डी एल। आपको भी यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके कारण ना यहाँ पे चाहिए आपको बायोट-सावर्त लॉ तभी लगा सकते हैं जब छोटा सा लेंथ लगाएंगे लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा यहाँ पे एक लेंथ लेंगे, है ना बाबू। छोटा सा लेंथ क्या लेंगे बताना, बोलेगा सर डीएल ले लेते हैं। चलो भाई, छोटा सा लेंथ क्या ले लिए बताना यहाँ पे बाबू, डीएल ले लिए, ओके ले लिए। अब इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो ये दूरी मालूम होनी चाहिए। ये दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, डेट इज आर, है ना। तो ये जो दूरी है अपना, ये दूरी कितना होगा बाबू, बोलेगा ये दूरी जो है ये ऐसे, ये है आर, डेट इज पोजीशन वेक्टर, ओके सर। इसके बाद ये वाला एंगल को हम बोलते हैं थीटा। आप भी ले लीजिए, ये एंगल को क्या बोलेंगे हम, थीटा ले लिए, बहुत बढ़िया सर।
इतना होने के बाद हम लिख देंगे बायोट-सावर्त लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड दिए थे इस छोटा सा लेंथ के कारण। तो इस छोटा सा लेंथ के कारण जो बायोट-सावर्त लॉ था वो क्या बोले थे, बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ डीएल, मैग्नेटिक फील्ड MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ LENGTH लेंथ DL एट कहाँ पे, एट पॉइंट P विल बी, एट पॉइंट P विल बी कितना, बोलेगा सर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा बाई क्या बाबू, R का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, यहां तक पहुंच गए हम? हाँ सर पहुंच गए। अगला बात सुनेगा, अगर आपको dB से B चाहिए, एक बार और सुनिएगा, dB का मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा लेंथ के कारण, आपको चाहिए पूरा लेंथ के कारण, पूरा कंडक्टर के कारण, है कि नहीं? तो अगर dB से B चाहिए, पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब सुनियो, इंटीग्रेट करते कैसे हैं बाबू? बोलेगा सर जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको बाहर निकालिए, है ना, क्या बोले, जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकालिए इंटीग्रेशन से, और जो वेरिएबल है बस उसको इंटीग्रेट करिए। मतलब ये कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस इक्वेशन में कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। सबसे बड़ी बात यही है सर इस इक्वेशन का, कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। हम एक एक करके बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, पर यह गारंटी है कि तुझे मैं समझा के भेजूंगा अगर तू पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेगा, है ना। क्योंकि देखो ना बाबू, हड़बड़ में तुम लोग देखता है फिर कुछ सीखता ही नहीं है, क्या फ़ायदा होता है उससे, कुछ भी नहीं हो जाता है। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और एक एक बात को सुनिए टीचर का, गारंटी आपको समझ में आएगा। सुनिए तो अच्छा से, है ना, प्यार से रे, जैसे सुनता ना अगला का बात प्यार से, वैसे सुना करो टीचर का बात, गारंटी तो स्मार्ट बन जाएगा एकदम। खैर यहाँ देखते हैं सवाल है, कौन कौन सर यहाँ पे कांस्टेंट है और कौन कौन वेरिएबल है, जरा आप हमको ये बतलाइए। देखिएगा यहाँ पे, हाँ ये हमारा है कंडक्टर, ओके सर, ये हमारा पॉइंट P और ये दूरी को हम बोले हैं A, छोटा सा लेंथ लिए हम DL, यहाँ पे ध्यान देना। अब DL अगर हम ये लिए तो DL यहाँ लिए तो ये दूरी को हम बोलेंगे R। हम DL कंडक्टर में कहीं पर ले सकते थे, DL यहाँ पर भी ले सकते थे हम, तो ये दूरी क्या होता हमारा, बोलो R। DL यहाँ पे लेते तो ये दूरी होता हमारा R। अभी तू सोच, अलग अलग जगह DL लेने से क्या होगा, बोलेगा ये दूरी जो है हमारा वो अलग अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार ये जो डिस्टेंस है ना DL से पॉइंट P तक का, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है ना बाबू। बताओ R क्या है, बोलेगा सर वेरिएबल है। R क्या है मुन्ना, वेरिएबल है। आया समझ में? आगे बात करते हैं। DL तो वैसे भी वेरिएबल है, छोटा सा पार्ट इंटीग्रेट करेंगे पूरा पार्ट देगा। थीटा के बारे में सोचो तो बाबू, तो थीटा देखो, यहाँ पे ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा, और कंडक्टर बड़ा करते जाए हम, ये एंगल थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। छोटा सा लेंथ अगर यहाँ लेते तो ये एंगल थीटा, थीटा को देखिए थी, जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दूर होते जाएंगे थीटा का वैल्यू बदलते जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या होते जाएगा मुन्ना, बताओ? बदलते जाएगा सर। और अगर थीटा हमारा बदलता है इसका मतलब थीटा वेरिएबल है। थीटा क्या है बाबू, वेरिएबल है, वेरिएबल है। और अगर थीटा वेरिएबल है तो साइन थीटा भी क्या होगा, बोलेगा सर वेरिएबल होगा। तो कुल मिला के हम अगर आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है, तो तू क्या बोलेगा? बोलेगा सर DL वेरिएबल है, साइन थीटा वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है। हाई रे, सुनियो बात को, तीन तीन वेरिएबल एक एक इक्वेशन में सॉल्व करना ना बाबू इतना आसान नहीं है कि तुम एक बार में इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देगा।
क्या बोले हम, ध्यान से सुन, यहाँ पे टोटल कितना वेरिएबल है, मेरे साथ बोलेगा बाबू, नहीं बोलेगा ना कभी याद नहीं होगा, कभी भी मेमोराइज नहीं कर पाओगे। क्या बोले हम, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कौन कौन, बोलेगा सर एक डीएल, दूसरा साइन थीटा और तीसरा आर स्क्वायर। और 3 वेरिएबल को एक बार में सॉल्व करना संभव नहीं है अपने लिए। तो फिर क्या करेंगे हम, सुनेगा, क्या करेंगे हम, करेंगे क्या, इन तीनों वेरिएबलों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोले हम बाबू, इन तीनों वेरिएबलों को क्या करेंगे बाबू, हम किसी एक वेरिएबल में कंप्लीट खत्म करेंगे। इसको हम तीनों वेरिएबल को कैसे करेंगे, ध्यान देगा बाबू, हाँ ध्यान से सुनेगा। वापस से बोल रहे, क्या बोले हम, बताओ। यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए आप जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलेंगे सर 3 वेरिएबल मिलेगा, और 3 वेरिएबल को सॉल्व करना आसान नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोलेंगे तीनों वेरिएबल में कुछ ऐसा तिगड़ा भिड़ाएंगे कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट होगा एक वेरिएबल में, सुनेगा, इन तीनों का वैल्यू, किसका किसका वैल्यू बाबू, बोलेगा सर डीएल का, साइन थीटा का और आर का वैल्यू किसके टर्म में लिखेंगे, सुनेगा बढ़िया से, बोलेगा अल्फा और ए के टर्म में लिखेंगे। सुना बाबू, क्या बोले हम, ये बात एकदम याद होना चाहिए। क्या बोले हम, डीएल साइन थीटा और आर का जो वैल्यू है किसके टर्म में लिखेंगे आप, बोलेंगे ए और अल्फा के टर्म में लिखेंगे। और ए क्या है, अल्फा क्या, यहाँ देख लीजिए, ए तो यहाँ आपको पता चल रहा है ना। अब अल्फा की बात करें हम, तो अल्फा देखिए, ये एंगल को हम बोलते हैं अल्फा, आया समझ में, ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल बना उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, अल्फा। और इन तीनों का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, किसके टर्म में, ए और अल्फा के टर्म में। आया बात समझ में, किसके टर्म में बाबू, ए और अल्फा का टर्म में। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका 90% काम हो जाता है। इस क्वेश्चन में यही डिफिकल्ट पार्ट है ना। किया जाए क्या, चलिए फिर हम लोग करते हैं, आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखियो बाबू, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं फिगर को, ताकि तुमको नज़ारा बेहतर रूप से, है ना, ऐसे कर लिए, ठीक है। अब देखना बढ़िया से, ठीक, ओके सर, देखते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे थीटा के ऊपर, है ना। ये थीटा, इसका वैल्यू चाहिए हमको अल्फा के टर्म में और ए के टर्म में। बताओ ये एंगल क्या दिख रहा है आपको, बोलेगा सर 90 डिग्री। तो बोलेगा इन ट्राइंगल, इसको हम ओ ले लेते हैं, ये पी है, ये पॉइंट को हम क्यू ले लिए। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या बोले बाबू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या नजर आता है आपको, बताइए। ओ पी क्यू में क्या नजर आता है, बोलेंगे सर ये एंगल जो है, ये एंगल 90, ये अल्फा, ये थीटा। तो बोलेंगे क्या, 90 प्लस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना डिग्री बाबू, बोलेंगे टोटल 180 डिग्री होता है सर। अच्छा सर, ऐसा क्या, हाँ सर, अपने को क्या चाहिए, थीटा ना, थीटा का वैल्यू चाहिए ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेगा 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, और थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अपने को थीटा चाहिए कि साइन थीटा चाहिए, बताना। बोलेगा सर साइन थीटा चाहिए, तो थीटा में क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे साइन लगा देंगे। अगर आप यहाँ साइन लगाएं तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा साइन। तो साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, है ना बाबू। आगे सुनना, साइन 90 माइनस अल्फा को क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे सर कॉस अल्फा, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम बाबू, कॉस अल्फा। तो एक बात तो सर निकल गया, क्या निकल गया रे, साइन थीटा बराबर क्या होगा बाबू, बोलेगा सर कॉस अल्फा होगा। एक चीज तो निकल गया। अगला बात हम काम करेंगे आर पे, आर पे काम करेंगे। अब देखिएगा आर पे कैसे काम होगा, ठीक है। सेकेंड बात किस पे करेंगे बाबू, हम आर पे। आर पे कैसे काम करते हैं जरा ध्यान देना रे, है ना, एकदम गौर से देखना। देखो क्या है, किसके टर्म में चाहिए था, ए और अल्फा के टर्म में, है ना। क्या बोले, ए और अल्फा के टर्म में हमको चाहिए सर वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए। ये है ए, ये है एंगल अल्फा और ये है एंगल 90 डिग्री। हमको आर का वैल्यू ए और अल्फा के टर्म में चाहिए। कैसे करेंगे सोचना। ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हुआ, बोलेंगे सर हाइपोटेनस हुआ। ओके सर, ये एंगल अगर हमारा अल्फा है तो ये क्या हुआ, हमारा बेस हुआ।
ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो कुल मिला के हमको हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोले, हमको हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए किसके टर्म में, बेस के टर्म में। एक टर्म में हमको आर का वैल्यू चाहिए ना, तो क्या बोलेंगे हम बाबू, बोलेंगे सर बेस का वैल्यू, क्या बोले, हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए बाबू, हाइपोटेनस का। किसके टर्म में, बेस के टर्म में। ओके सर, तो बेस और हाइपोटेनस का क्या रिलेशन होता है बताओ ना, बेस और हाइपोटेनस साइन थीटा कि कॉस थीटा, कॉस थीटा ना मुन्ना। तो बोलेंगे क्या आगे, नाउ नाउ क्या, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो बोलेगा सर बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है बाबू ए और हाइपोटेनस कितना है रे मुन्ना आर। अपने को चाहिए आर का वैल्यू, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे कॉस अल्फा, है ना। अच्छा आर चाहिए था कि आर का स्क्वायर, बोलेंगे सर आर का स्क्वायर चाहिए, आर तोड़ना चाहिए सर। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू बाबू ए का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर अल्फा। आया समझ में यहाँ तक, हाँ सर ये आया। अब बताओ इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बोलेगा सर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, है ना। उसको इक्वेशन 1 बोले थे, इसको 2 बोल देते और इसको क्या बोल देंगे हम 3। चल भाई इसका भी काम तो तमाम हो गया। अगला वेरिएबल कौन बच गया हमारा बताना, डीएल सर। डीएल कैसे निकालेंगे, यहां देखिएगा, हाँ डीएल के ऊपर अब हम काम करते, यहां निकाल देते हैं इसको। देखियो हाँ देखो, एक तो चीज हम तुमको नहीं बताए थे, क्या, जो छोटा सा लेंथ लिए ना हम लोग डीएल, वो यहां से कितना नीचे ले लेते हैं हम लोग, एल नीचे। तो आप पहले एल निकाल लीजिए, फिर बताएंगे उसका क्या करेंगे। एल कैसे निकालेंगे, फिर से इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। अभी ये अगर अल्फा है तो ये क्या हो गया बाबू, परपेंडिकुलर, और इसके टर्म में चाहिए, मतलब बेस के टर्म में चाहिए। और बेस और परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन होता है बताना, tan है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इन ट्राइंगल, यहाँ निकाल दे, हम इसको निकाल देते हैं, क्या बोलो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल फिर से बताना, ओ पी क्यू पे क्या है बाबू, बोलेंगे सर tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या होगा बाबू, बोलेगा परपेंडिकुलर सर एल और बेस क्या है हमारा ए, तो हो गया एल बाई ए। अपने को किसका वैल्यू चाहिए, डीएल। डीएल कहाँ से निकलेगा, एल से। तो बताओ एल बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ए tan अल्फा हो जाएगा। आया बात समझ में, ओके सर यहाँ तक आ गया। अब एल को डीएल करना है आपको, क्या बोले हम, एल को डीएल करना है। डीएल से एल कैसे मिलता है, सुनिए, डीबी से बी कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करके। तो बी से डीबी कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट करके। यहाँ एल से डीएल कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी आई डबल एफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करिए, फिर देखिए क्या मिलता है आपको। तो जब एल को डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा ये डीएल इक्वल टू कितना बाबू, ए हमारा कांस्टेंट है, tan अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है मुन्ना सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या डी, क्या बोले, डीएल का सॉरी tan अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4, है ना। अब क्या करना है सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इसको आप ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 लीजिए। तो जरा बोलेगा सर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ओके सर, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन, 1 2 3 तथा 4 से क्या नजर आता है, बोलेगा सर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल, और डी एल बराबर कितना है बाबू, तो बोलेगा सर डी एल बराबर है ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ओके, आई डी एल साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या आया था बाबू, बोलेगा सर कॉस अल्फा आया था। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर बोलेगा कॉस अल्फा, यहाँ हो गया अपना कॉस अल्फा बाय क्या, बाय आर का स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर कितना है बाबू, बोलेगा सर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ऐसा। अब जरा कटपिट मचाइए, देखिए क्या क्या मिलता है। ए जो है ए को काटा, एक तो ए को, सेक स्क्वायर अल्फा ने सेक स्क्वायर अल्फा को काटा, क्या बचा, तो बोलेगा सर बच गया
डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई की जगह पे आई, और सर कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा डी अल्फा, ये रह गया, है ना। अब सुनिएगा, थोड़ा सा फिगर पे आते हैं हम। अब सवाल 90% सॉल्व हो चुका है बाबू, कुछ है ही नहीं दम, बस कुछ देर और इंतजार करिए, सॉल्यूशन आपके सामने होगा, 5 नंबर आपको मिलेगा बाबू, इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ देखना, हाँ बहुत बढ़िया से देख, ये हमारा अल्फा है, सुन। अब अगर छोटा सा लेंथ यहाँ पे लेते, एकदम लास्ट में लेते, एकदम लास्ट में लेते, हाँ एकदम लास्ट में लेते छोटा सा लेंथ, तो क्या होता, बोलते सर यहाँ पे होता डीएल, और ये एंगल जो होता, एक बार और लेते हैं इसको, सही सही नहीं गया, ये ऐसे, ये एंगल होता हमारा अल्फा। तो मैक्सिमम नीचे की तरफ अल्फा कितना होगा, बोलेंगे इतना होगा, हम मान लेते हैं इसको अल्फा 1 मान लेते हैं, ओके। और ऊपर की तरफ भी तो वायर है, हाँ सर, तो यहां से यहां भी वायर है, तो ये एंगल क्या आता मुन्ना, जरा फिर से ले लेते हैं इसको रे, ऐसे है, यहाँ पे भी तो वायर है ना, तो ये एंगल भी हो सकता था सर, इस एंगल को हम क्या माने, अल्फा 2, है ना बाबू। मैक्सिमम यही हो सकता था अल्फा का वैल्यू, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। इधर की तरफ अल्फा 1, इधर की तरफ क्या बाबू, अल्फा 2। अब सुनियो, ये क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए इसको हम माइनस अल्फा 1 मान लेते हैं, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ से इधर की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा 2 बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अल्फा हमारा वेरिएबल है, और अल्फा का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, बोलेंगे सर अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 2 तक है। अब क्या सर, डीबी से अगर बी चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, MEG से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या बोलो, कंडक्टर, ड्यू टू कंडक्टर जो होगा वो कितना होगा बाबू, बोलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। आया रे बात समझ में, हाँ सर। इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, करिए, इसी के लिए तो इतना तामझाम कर रहे थे सर। कौन कौन कांस्टेंट है बाबू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कांस्टेंट, बाहर कौन, बाहर ये, अंदर कौन, कॉस अल्फा डी अल्फा, लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2। अब बताना कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है रे मुन्ना, बोलेगा सर साइन अल्फा, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, डीबी का बी इक्वल टू ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना जी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा एक तो चीज़ तो बच गया, अरे रे देखो, एक तो ए बच गया था यहाँ से सर, ए इसको कहाँ छोड़ देगा जी, तो घुसा जाएगा नहीं तो, हाँ एकदम घुसा जाएगा, एकदम घुसा जाएगा ऐसे, हाँ। अब बोलना ठीक, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन सर, बोलेगा साइन अल्फा, ओके, लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2, बहुत बढ़िया सर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और यहाँ से बताना साइन अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना बोलो, अल्फा की जगह क्या डालेंगे हम लोग, अल्फा 2 माइनस कितना, साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ क्या, माइनस अल्फा 1, है ना जी। अब बोलो ये माइनस साइन बाहर, ये अल्फा, ओहो आराम से आराम से, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलेगा सर माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आना जा रहेगा बाबू, बोलेगा सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ से कितना साइन अल्फा 2 प्लस क्या बाबू, साइन अल्फा 1, है ना। अच्छा अब ये 2 1 अच्छा नहीं लगता देखने में, 1 2 अच्छा लगता देखने में, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और इधर कितना साइन ऑफ अल्फा 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा 2, बस खत्म। आया समझ में, हो गया डेरिवेशन, कौन सी बड़ी बात थी सर, है कि नहीं। चलिए फिर ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, अगला वीडियो अगला दिन देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, है ना।